वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन नाउ। ये है सेट नंबर 17। सेट नंबर 17 का 100 तक का प्रश्न एक वीडियो में मिल चुका होगा आपको। 101 से आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ पर क्या असर पड़ता है, बढ़ता है या घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सी राइट आंसर है, पृष्ठ घटता है और वायु की बहने की चाल कम हो जाती है। देखिए वाष्पन में क्या होगा कि पृष्ठ जितना अधिक होगा, ये पृष्ठ है और मान लीजिए कि ये पृष्ठ है, तो किस में वाष्पन ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा पृष्ठ होगा ना उसमें वाष्पन ज़्यादा होगा। और पृष्ठ कम जाएगा तो क्या होगा, वाष्पन की गति भी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और वाष्पन को बढ़ाने के लिए 3 शर्तें होती है। वाष्पन को बढ़ाने के लिए वाष्पन काफ़ी तेज़ी से हो, इसके लिए 3 शर्तें हैं। पहला तो ये हो गया कि इसका पृष्ठ ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है तापमान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पन बढ़ेगा। और तीसरा है वायु की गति बढ़ा देंगे तो वाष्पन तेज हो जाएगा। ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहीं पे रहता ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ लिखा रहता है तो आंसर होता है ओपेरिन। अगर लाइफ लिखा रहता है तो ओपेरिन हो जाता है, ठीक है। और एक और किताब है जूलॉजिक फिलोसॉफिक, जूलॉजिक फिलोसफिक, ये लेमार्क के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की क्या विशेषताएं हो सकती है इनमें से। तो समान आकार की हो सकती है, सीधी हो सकती है, पार्श्व तौर पर उल्टा हो सकती है और आभासी। तो सी इज राइट आंसर है। 104 है, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है। तो ये है पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, ये अफीम का वनस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन सा जिम्मेवार है। तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। और नदी में जो पानी स्थित होती है वो किस ऊर्जा के कारण, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण। लेकिन बहाव के लिए जिम्मेवार होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में एक कैपिटल जी होता है जिसको नियतांक बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल तो दिया गया न्यूटन के द्वारा, लेकिन इस नियतांक किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया क्वेंडिस के द्वारा, हेनरी क्वेंडिस के द्वारा। हेनरी क्वेंडिस ने सबसे पहले जी का मान बताया और जी का जो दिया यह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। और स्मॉल जी का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 104, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। इनमें से कौन सा बहुलक नहीं है। तो घी जो है यह बहुलक नहीं है, बाकी स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये बहुलक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, घी क्या है, तो घी वसा का रूप है, फैट का एक रूप है। और घी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए रहता है, विटामिन डी रहता है और विटामिन ई भी पाया जाता है। तो घी बहुत उपयोगी है, ज़रूर यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का अग्रभाग है और ये सबसे बड़ा हिस्सा है। देखिए इसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो हमने कैसे याद किया, ये बड़ा सा लिखा हुआ है सेरिबेलम, लगता है कि ये बड़ा होगा, लेकिन उल्टा याद रखना है कि ये बड़ा भाग है, सेरेब्रम भाग है। और मनुष्य में यही सेरेब्रम प्रभावित होने पर मनुष्य जो है अपना यादाश्त, अपनी जो स्मृति, अपनी जो मेमोरी है वो खो बैठती है। तो अब आप नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन है, वयस्क में समान रूप से दिल की धड़कने की दर क्या होती है। वयस्कों में जो एडल्ट है इसमें समान रूप से क्या होता है, इसे सामान्यतः 72 पर मिनट होना चाहिए, लेकिन एडल्ट की बात करें तो 60 से 100, 60 से 100 धड़कन पर मिनट होता है एडल्ट में। वयस्क में यानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और नवजात शिशु में भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 109, निम्न में से कौन सी वायरल बीमारी है। तो वायरल बीमारी कौन सी है, तो पोलियो है, उसके बाद चिकन पॉक्स भी है, वायरल बीमारी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है ये पूछा जा रहा है। यह प्रायः सर्दियों में बनता है, ये बिल्कुल ही सही है। उसके बाद धुएँ और कोहरे से बनता है, तो ये भी सही है। ओजोन का अपक्षय करता है,
ओजोन के अपक्षय में इसका कोई संदर्भ नहीं है। इसमें विशेष रसायन होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये हो जाता है। उसके बाद चौथा है दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है, ये सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, बिल्कुल ही सही है। क्यों? क्योंकि शरीर का सामान्य तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है, इसलिए इतना मापांक रखा गया है। उसके बाद है इसमें पारे का, बिल्कुल सही, HG यानी मरकरी का उपयोग किया जाता है, जो बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के प्रति। उसके बाद डॉक्टरी थर्मामीटर का निर्माण फ़ारेनहाइट ने किया, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बढ़ाने के लिए किस दर्पण का उपयोग सामान्य रूप से करता है? तो सामान्यतः वैज्ञानिक रूप से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे समतल दर्पण का भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से अवतल दर्पण राइट आंसर है। अब यहाँ पर तीनों दर्पण के बारे में बता दें कि जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होता है ऋण में, माइनस में होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी इस साइड होता है, दर्पण की इस ओर होता है, मापा जाता है, मेजर किया जाता है, धनात्मक होता है। और जो समतल दर्पण है, कई बार अगर इसमें पूछ दे तो इसमें फोकस दूरी अनंत होता है, इन्फिनिट होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 113 है, कौन सा रक्त थक्का जमाने वाला प्रोटीन का एक जोड़ा है? इनमें से 113 का ए राइट आंसर है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये रक्त को थक्का यानी क्लॉटिंग करने वाला प्रोटीन है। और रक्त का जो 3 कणिका होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स ही अहम भूमिका निभाता है खून को जमाने में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 114। तो स्मॉग भी है, अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण का परिणाम ही होता है। ये होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जल में जो है घुलनशील पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इससे शैवाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि कर लेता है और वृद्धि कर करके पोषण का यूज कर लेता है, जिससे अन्य जलीय जीव अथवा आसपास के पौधों पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है, जलीय जीव पर खास करके बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इसी को बोला गया यूट्रोफिकेशन या सुपोषण कहते हैं। तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो 114 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ई है, इनमें से कोई नहीं। अंतः प्रद्रव्य जालिका कोशिकांग, अंतः प्रद्रव्य जालिका कोशिकांग जो होता है, यह अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण का कार्य करता है। इसमें नहीं दिया था, इस राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है? तो यह जो है कोक है, इसका राइट आंसर कोक है। कोक को लगभग शुद्ध कार्बन माना गया है और इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 98% तक होती है। समशीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए आदर्श मानी जाती है? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है और दुनिया में सर्वाधिक फसलें उगाई जाने वाली में गेहूं प्रमुख है। क्वेश्चन 118 है, इनमें से कौन ध्रुवीय जानवर नहीं है? तो वालरस भी है और रिंगल सील भी है। लीमर जो है ध्रुवीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं वो उसे क्या कहा जाता है? 119 बीज राइट आंसर है, उसे वास स्थान कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होने वाला कारक है? इनमें से तो बहिर्घटित बल के कारण होने वाला ये अपर्दन है, अपर्दन राइट आंसर ए है। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक स्पेशल वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।